Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 9th and it is our first part of the second chapter, that's name is the people as a resources. So dear students, what we can be understand when we are learn or the read this chapter. तो फर्स्ट हम जो समझेंगे उसमें है हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज और एसेट्स. रिसोर्सेज या एसेट्स के रूप में लोग कैसे जनरेट होते हैं. देन इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. देन आफ्टर स्टोरी ऑफ मोहन एंड सोहन. आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द मेन एंड वेमेन. एंड देन आफ्टर द सम डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वेमेन. उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स पॉपुलेशन और द ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड उसके बाद द रोल ऑफ एजुकेशन. देन एजुकेशनल स्टेट इन इंडिया. आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ हेल्थ और द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द कंट्री. इस तरीके से इसके बाद लास्ट हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी. तो ये सारे ऐसे कंटेंट है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहला जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं हाउ द पीपल बिकम अ रिसोर्सेज और एसेट्स. और उसके बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देन स्टोरी ऑफ मोहन एंड सोहन. तो सेंस क्या होता है रिसोर्सेज का. तो रिसोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे कहता है रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री कैन बी क्लासिफाइड इन द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. द नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जो नेचर ने हमें दिया है. कैपिटल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो मशीनरी और एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है. और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमंस की बात करता है. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स रिसोर्सेज एक्सेट्रा. जो नेचुरल रिसोर्सेज उसमें क्या क्या, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. उसके बाद कैपिटल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें बिल्डिंग्स आ गया, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स आते हैं. लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज द इम्प्लाइज द साइज एंड द क्वालिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री. अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता है कि एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन में और किस तरह के लोग रहते हैं, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ पीपल बिकम रिसोर्स और एसेट्स. ठीक है, कोई भी व्यक्ति कैसे रिसोर्स या एसेट्स के रूप में जनरेट होता है. कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी व्यूज इन टू वेज. दो तरीके से किसी पॉपुलेशन को हम देखने का काम करते हैं किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन. पहला एसेट्स के रूप में और दूसरा लाइबिलिटी के रूप में. जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स का मतलब दैट अ पर्सन हु हैव अ वैल्यूज, हु हैव अ प्रोडक्टिव. ठीक है, वो व्यक्ति जो प्रोडक्टिव हो या जिसके पास वैल्यूज होती है वो एसेट्स के रूप में आती है. जैसे आपके पापा जी, वो काम करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं. सेकेंड टर्म से आता है लाइबिलिटीज, यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं जो अर्निंग प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं करते, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं करते, कुछ अर्निंग नहीं करते, डिपेंडेंट होते हैं. यहाँ कहता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल एज अ रिसोर्सेज हियर द पॉपुलेशन इज viewed an assets for economy. वो पॉपुलेशन जो इकोनॉमी के लिए क्या होती है, एसेट्स के रूप में आती है. लेकिन वहीं पे कहता है इन द कंटेक्स्ट द पीपल एज अ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रोडक्शन स्किल एंड एबिलिटी. अगर हम बात करते हैं एसेट्स के रूप में लोगों के तो कहता है वो लोग जिनके पास क्या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने की स्किल है और योग्यताएं हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग होते हैं क्या, वो लोग एसेट्स होते हैं. यानी जो व्यक्ति कुछ प्रोडक्टिविटी रखता है वो एसेट्स होता है. यहाँ पे कहता है वी कैन जनरली रेफर्स द डिस्कस द नेगेटिव साइड्स ऑफ द पॉपुलेशन. हमने ज़्यादातर क्या करना है, नेगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं. मतलब अरे बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा है. इन रिगार्ड द वी डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द फूड्स. क्यों, क्योंकि हमको देखते ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फूड की प्रॉब्लम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज सही तरीके से मिल नहीं पाएगी और इन्वायरमेंट भी हमारा पोल्यूटेड होगा. ये तमाम तरह की नेगेटिव एस्पेक्ट हम हमेशा बात करते रहते हैं. दैट अराइज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ और रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. जो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इसका, पॉपुलेशन का तेजी से ग्रोथ होना और बड़ा ग्रोथ होना. ठीक है, कंट्री कंट्री टू इट देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन. अब कहता है इसके अपोजिट अगर बात करते हैं तो लार्ज पॉपुलेशन का एक फायदा भी है. क्या, इट लुक्स द पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स productive aspect and emphasizes its abilities to contribute the creation of the gross national product.
कहता दूसरा साइड क्या है कि हम उस पॉपुलेशन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो प्रोडक्टिव होंगे, वो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट पे काम करेंगे, यानी कि उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके अपनी जीडीपी को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो जीडीपी को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जो जब ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा इनकम होगा तो इकोनॉमिकल लेवल हमारा क्या होगा, बेहतर होगा। आगे कहता है व्हेन डज द पॉपुलेशन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल, जब कब वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स एक कैपिटल के रूप में आता है। कहता है पॉपुलेशन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल व्हेन वी मेक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हाउसिंग एंड सैनिटेशन एंड द पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब यहां पे क्या कहता है कहता है कि पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कैपिटल के रूप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पे, हेल्थ में करते हैं, अगर हेल्दी पर्सन होगा तो काम अच्छा कर पाएगा, एजुकेशन में पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा कर पाएगा, ट्रेनिंग में उसको ट्रेंड करना, सिखाने का काम करना, हाउसिंग में रहने खाने की फैसिलिटीज़ को व्यवस्थित करना, सैनिटेशन में यानी सुरक्षित रखना उसको, और तो और जब पॉल्यूशन फ्री की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन, यानी कि सब कुछ अगर साफ सुथरा हो, हेल्दी हो व्यक्ति, कोई बीमारी ना हो और एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, तो वो व्यक्ति क्या होगा, पूरी तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। द ह्यूमन कैपिटल कैन दस द रेफर्ड टू एज अ स्टॉक, इसको हम किस रूप में देखते हैं, स्टॉक के रूप में देखते हैं, ऑफ ए स्किल, किसका, स्किल का, नॉलेज का, एंड एंटरप्राइजेस एम्बॉडीड इन द पीपल, और उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी स्किल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू का, यानी कि कोई भी चीज को वो क्या करता है, उसके अंदर स्किल होती है, उसके पास नॉलेज होता है, वो प्रोडक्टिव होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा है वो क्या है, प्रोडक्टिव होने का फेसिनेशन हो जाएगा कि वो पैसे कमाने का काम करता हो, उसके पास नॉलेज हो, स्किलफुल हो, अच्छे से काम करता हो, तो ये सारी चीज जिस व्यक्ति के अंदर है और लगातार वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। Hence a country does not become a richer only because of the greater population। कहता है इस तरीके से अगर देखिए तो कंट्री क्या है कि ज्यादा रिच हो सकती है ओनली केवल इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन, यानी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगी। इट बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि रिचर ड्यू टू द एजुकेशन, इंटेलिजेंस, कैपेसिटी ऑफ द वर्क एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ लेट अस द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसा तब पॉसिबल है क्योंकि क्यों पॉसिबल है भाई, इंटेलिजेंस, हमारा एजुकेशन अच्छा होगा, इंटेलिजेंसी होगी, कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, कैपेसिटी ऑफ द वर्क, काम करने की क्षमता जब बढ़ जाएगी, और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमको मिला, टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करके बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करना सीख लेते हैं, एक इंडिविजुअल करना सीख लेता है, तो वो किस रूप में होता है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप और द ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन का सेंस सिंपल से वर्ड में समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करना, यानी उसको स्किलफुल बनाना, उसको ये सारी चीज़ें, उसको क्या, उसके ऊपर उसका हेल्थ ठीक होना, एजुकेटेड होना, ट्रेनिंग होना, सैनिटेशन और हाउसिंग की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट उसके पास होना, और उसको प्रोडक्टिव बनाना। ये सारी चीज़ें मिलकर उसको क्या करते हैं, उसके एक ह्यूमन बींग्स को कैपिटल फॉर्मेशन में लाने का काम करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या जरूरत है भाई इसका, अगर देखें तो कोई एक इंडिविजुअल बंदा सारा का सारा काम खुद नहीं करता है, एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, लोगों को हायर करता है। तो जिन लोगों से वो काम कराता है वो लोग क्या होगा, इसके लिए रिसोर्स हो गए। कहता है फिजिकल, नेचुरल एंड द कैपिटल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिजिकल, नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो इक्वली टू सिग्निफिकेंट फॉर इट। और इन सभी के साथ साथ, क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, रॉ मटेरियल है लेकिन उस रॉ मटेरियल को मिक्स करने वाला नहीं है, मशीन है लेकिन मशीन को चलाने वाला नहीं है, सब प्रोडक्ट बना हुआ लेकिन बेचने वाला नहीं है, तो हम कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। जरूरी तो है क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तो हम उसका कुछ फॉर्मेशन करके कोई नया प्रोडक्ट बना पाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम बेच पाएंगे। तो यानी कि दोनों बहुत इक्वल सिचुएशन, यानी कि प्रोडक्ट भी, प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट भी, और उस प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट को फॉर्मेशन में लाना और बेचने वाला जो बंदा होता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग जो होता है, वो भी दोनों क्या है, सेम वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इट एक्सप्लेन बिलो। अब क्या क्या, पहला कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ इन ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, इफिशियंसी एंड द प्रोडक्टिविटी।
and hence they yield the higher income of the people. अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो क्या हुआ, उसकी इफिशियंसी से काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Have you ever the thought of it why an educated man perform his duty better than uneducated man? कभी आपने सोचा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है उस व्यक्ति के कंपेयर में जो पढ़ा लिखा नहीं होता है. और ये भी कहता है, इफ अ न्यू मैन इज आस्क्ड फॉर अ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ही फाइंड हिमसेल्फ द अनेबल टू डू द जॉब. अगर किसी नए व्यक्ति को जो नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में चलाना, उसको बोलेगा कि कंप्यूटर पर टाइप करो, तो वो टाइप नहीं कर पाएगा, ठीक है. और जो जानता है वो क्या है, जो एजुकेटेड होगा उसको आसानी से कर पाएगा. सिमिलरली वी प्रोवाइड द मशीन to an untrained workers, he will either break the machine or himself will be injured. अगर मान लीजिए हम untrained worker को क्या कर रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, भैया तुमको मशीन चलाना है, उसको चलाने नहीं आता, तो क्या करेगा, या तो वो मशीन को खराब कर देगा या खुद इंजर्ड हो जाएगा. तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, और वो एजुकेट करना, ट्रेंड करना ही उसको क्या करता है, फॉर्मेशन में लाने का करता है. तो टू एग्जाम्पल कैन बी वेरी well underline the importance of the human capital in rising of the productivity. The first example of the green revolution. ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या रहा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप किया गया. इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हियर द इनपुट ऑफ द ग्रेटर नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. अभी इसमें क्या रहा, जो हमारे फार्मर थे, फार्मर को हमने क्या किया, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का काम किया कि हम इस तरीके से अगर कोई काम करते हैं तो हमारा रिटर्न बेहतर होगा. हैज अ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. और जिसने क्या किया, जब टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने तरीकों के बारे में, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो उससे जहां पे वो प्रोडक्टिविटी कम कर पा रहे थे, आज के टाइम में वो ज़्यादा कर पाते हैं. सफिशिएंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन अ कंट्री. अब इससे क्या होता है कि हमारे पास क्या है, हमारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से फूड ग्रेन कंट्री में अवेलेबल होता है. सेकेंड एग्जाम्पल आईटी रिवोल्यूशन की बात करें तो टेक्निकल लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो स्किलफुल होते हैं वो टेक्निकली आज स्ट्रांग होते हैं. आज के टाइम में दुनिया को सॉफ्टवेयर सप्लाई करने में इंडिया लीडिंग में आता है. इट इज़ बियॉन्ड डाउट क्लियर दैट द हेल्दी, इफिशिएंट एंड एजुकेटेड एंड ट्रेंड मैन पावर कैन कंट्रीब्यूट द मोर इन प्रोडक्शन. अब कहता है कि ये साफ साफ इन सब चीज़ों को देखने से ये पता चल जाता है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, एफिशिएंट है, एजुकेटेड है, ट्रेंड है, और मैन पावर हमारे पास अगर है किसी कंट्री में है, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है. और दस द एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड द सिविल फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल. और इस तरीके से क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है, अगर उनको फैसिलिटीज देने का काम करते हैं. और ये सारी चीजें, दीज आर द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. नॉट ओनली द डिवीजन बट सोसाइटी ऑल्सो गेन विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. केवल हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इन सभी चीज़ों को, जैसे हेल्थ हमारा अच्छा हो, एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, इन सभी चीज़ों के होने का फायदा क्या है कि हमारी सोसाइटी भी क्या होती है, डेवलप्ड होती है. एडवांटेज ऑफ द एजुकेशन, द हेल्दी पर्सन सेपरेट टू दोज पर्सन हु आर ऑल्सो नॉट रिसीव द एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका एडवांटेज क्या होता है, एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, स्प्रेड टू दोज पर्सन, वो दूसरे को जो नॉलेज है, मान लीजिए हमको पता है कि हम अगर अनहेल्दी हैं तो बीमार हो सकते, बीमार है तो हम दूसरे को अफेक्ट भी कर सकते हैं, या हमें मेडिकेशन ले लेनी चाहिए ताकि हम ठीक हो जाए. और तो और कोई बीमार है तो हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. तो ये एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, अनहेल्दी पर्सन नहीं कर सकता. इनफैक्ट द इफेक्टिव यूजेज ऑफ द फिजिकल कैपिटल इटसेल्फ डिपेंड अपॉन द ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर देखें तो इसका जो इम्पैक्ट सिचुएशन जो आती है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल, वो अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, फिजिकल कैपिटल को यूज कर सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन द ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि हमने कहा मशीन अगर ले आते हैं तो मशीन अपने आप नहीं चलती, मशीन को चलाना पड़ता है. मशीन सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है देखने का काम कौन करता है, एक ह्यूमन कैपिटल ही करता है. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर फुल एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल. इस तरीके से क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है, उनकी जरूरत होती है पूरी तरीके से किस चीज़ के लिए, जो हमारे पास एसेट्स हैं, फिजिकल कैपिटल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए. टिल नाउ वी
in India have a considered as a large population availability rather than an assets. आज के टाइम में अगर देखें, सॉरी लाइबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, आज के टाइम में अगर देखें तो हम इंडिया के लोग क्या है, अगर देखें तो एसेट्स की जगह पे ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ है. क्यों है? क्योंकि एक कमाने वाला होता है, पूरी फैमिली से खाने वाली होती है, यानी कि एक कमाएगा 7 लोग खाएंगे. तो यहाँ पे क्या था, बट द लार्जर पॉपुलेशन नीडेड नॉट ऑलवेज बी अ लाइबिलिटीज. लेकिन अगर देखें तो पॉपुलेशन हमेशा लाइबिलिटीज के रूप में नहीं देखी जाती है. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स, और इनको क्या कह सकता है, ट्रांसफॉर्म किया सकता है प्रोडक्टिव एसेट्स के रूप में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द पीपल कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स या एसेट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे लोगों को एसेट्स के रूप में बनाया जा सकता है. अभी कह रहा है कि पॉपुलेशन हमारे पास है तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो हम उसको फॉर्मेशन करके, पॉपुलेशन है तो उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं. और कैसे? कहता है अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू द एसेट्स बाय इन्वेस्टिंग द ह्यूमन कैपिटल. और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, यानी लोगों के ऊपर कुछ खर्च करके, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करके हम उनको कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन पॉपुलेशन इज द प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द टू केसेस. अब 2 केसेस के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने का काम किया जा रहा है. पहला स्टोरी ऑफ मोहन के बेसिस पे, यानी कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग कैपिटल के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है. कहता मोहन एंड सोहन वर द 2 फ्रेंड्स, दे वर द रेजिडेंट्स ऑफ विलेज रामपुर. मोहन और सोहन 2 दोस्त हैं और वो रामपुर में रहने का काम करते हैं. उनका गांव का जो नाम है रामपुर है. मोहन वॉज 14-year-old boy. His father Sukhram was a small farmer having 2 acres of land. अब क्या है, मोहन 14 साल का लड़का है, उसके फादर जो सुखराम है उनके पास 2 एकड़ की जमीन है. His mother Sheila was a household लेडी लुकिंग आफ्टर द डोमेस्टिक वर्क. और उसकी जो मदर है वो क्या है, हाउस होल्ड, घरेलू काम करने वाली, हाउस वाइफ कह दीजिए आप उसको, हाउस वाइफ है वो. और क्या करती है, डोमेस्टिक काम को करने का काम करती है, घरों में रह के वो काम करने का काम करते हैं. सी वॉज अनविलिंग टू ज्वाइन एनी वर्क आउटसाइड हिज होम. और वो क्या करते हैं, वो ये से विश्वास नहीं करते, उनको ठीक नहीं लगता कि वो अपने घर से बाहर जाके किसी तरीके का काम करे. मोहन हैड 1 यंगर ब्रदर. मोहन के पास क्या है, एक यंगर ब्रदर है जिसका नाम क्या है, जीवन, एंड 1 यंगर सिस्टर जिसका नाम है श्यामा. ये क्या है, मोहन के एक भाई और एक बहन है, एक का नाम जीवन और दूसरे का नाम श्यामा है. ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक वर्क एंड वाज लुकिंग आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीवन 10-year-old. अब ठीक है, इसकी सिस्टर जो 8 साल की है श्यामा, और मोहन जो है वो 10 साल का है, और ये सब क्या करते हैं, अपनी मदर का हेल्प करते हैं घर के कामों में. मोहन ज्वाइंड अ विलेज स्कूल एंड पास्ड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. हिज फादर टोल्ड मोहन दैट ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज. मोहन क्या करता है, हाई स्कूल को पास करता है, और उसके फादर कहते हैं कि हाँ, अपने गांव से ही पास करता है, और उसके फादर कहते हैं कि हाँ आपको क्या करना है, आगे भी पढ़ाई करते रहना है. तो मोहन एग्रीड एंड गॉट एडमिशन इन वोकेशनल कोर्स ऑफ इन कंप्यूटर. मोहन एग्रीड हो गया और उसने क्या किया, वोकेशनल कोर्स जो छुट्टियों में कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें कंप्यूटर के कोर्स को उसने ज्वाइन कर लिया. फिर क्या हुआ, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड मेरिटोरियस इन हिज स्टडीज. वो बहुत ही अच्छा और बहुत तेज तर्रार लड़का था अपनी पढ़ाई में. ही पुट हार्ड लेबर एंड कंप्लीटेड हिज स्टडी विद द डिक्टेशन. उसने फिर क्या, ज़्यादा मेहनत किया, और ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ उसने क्या, डिक्टेशन में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की अच्छे नंबर से उसने पास किया. ही इमीडिएटली गॉट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर कंपनी. और उसको क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गया. ही डिजाइन a new kind of software that helped in the increase of the farm cells. उसने क्या किया, फॉर्म सेल्स को, यानी कि खेत में जो खेत के वाले जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए, उनको बेचने के लिए उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया. ऑन हिज दिस अचीवमेंट हिज फर्म गिव हिम प्रमोशन. और इस काम की वजह से उसके फर्म ने, जहाँ जिस फर्म में वो काम कर रहा था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, उसको प्रमोशन मिला. दस मोहन अर्न द गुड इनकम एंड लीड अ डिसेंट लाइफ. और मोहन अब फिर क्या करता है, एक अच्छा इनकम पाना शुरू करता है, अच्छा पैसा कमाता है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना शुरू करता है. ऑल हिज फैमिली मेंबर वर ऑल्सो हैप्पी ऑन द सोर्स ऑफ मोहन. और सारे के सारे फैमिली मेंबर क्या है, खुश हो गए. किस तरह से, क्योंकि मोहन अब ज़्यादा पैसा कमाता है और सभी उसके साथ रहने लगे, सभी उसके पैसे को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को बेहतर करने लगे. अभी यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मोहन ने अच्छी एजुकेशन ली,
अब वो जो पहले नहीं ठीक था, पढ़ाई नहीं कर पाता था, या फिर यूँ कहिए कि जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अब उसके फादर ने अप्रिशिएट किया, वो अच्छा काम किया, मेहनत किया और अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया। प्रोडक्टिव बनाने का अब उसकी लाइफ कितनी हुई, अच्छी हो गई। अब सोहन की बात करेंगे। सोहन मोहन का फ्रेंड था, ठीक है, और वो 12 ईयर का था। हिज फादर नाथू सिंह वॉज अ डेली वेजेस लेबर। उसके फादर जो थे वो डेली वेजेस लेबर थे। अपार्ट फ्रॉम डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, हिज मदर सीता वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ फार्म लेबर। घर का काम करने के बाद उसकी मदर, किसकी, सोहन की, वो खेतों में जाके भी काम करती थी। आफ्टर सम टाइम द सोहन विल बिकम इल। और सोहन क्या हो गया, बीमार पड़ गया। बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड टू गो द डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट। गरीबी के कारण उसके पापा ट्रीटमेंट के लिए सोहन को डॉक्टर के पास नहीं ले जाए। बिसाइड दिस सोहन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी। और इसके साथ साथ क्या रहा कि सोहन अपनी स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था। therefore left the school after 8th standard। इस वजह से क्या हुआ, गरीबी की वजह से और पढ़ाई न कर पाने की वजह से क्या रहा कि सोहन ने 8वीं क्लास के बाद इस क्लास छोड़ दी। आफ्टर सम टाइम हिज फादर ऑल्सो बिकम टीबी पेशेंट। उसके फादर को क्या हो गया था, टीबी हो गया था। सो ही हैड लुक आफ्टर हिज फादर ऑल्सो। और इस वजह से क्या हुआ, वो अपने फादर का देखभाल भी कर रहा था। नाउ हिज फादर बिकम अनेबल टू डू एनी जॉब। अब आप आज के समय में क्या हो गया कि उसके फादर किसी तरीके का कोई काम नहीं कर सकते। हेंस सोहन वॉज फोर्स्ड टू वर्क एज अ मैनुअल लेबर टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब इस तरीके से क्या रहा, सोहन ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, स्किल नहीं है उसके पास, अब उसके पास जिम्मेदारी आ गई। अब इस जिम्मेदारी यानी कि उसके फादर की जिम्मेदारी आ गई। अब इसकी वजह से वो क्या करता है, मैनुअल वर्कर यानी कि अपनी फैमिली की को सर्वाइव कराने के लिए वो लेबर का काम करता है। दस सोहन could earn the small income and had to live a miserable life। अब सोहन क्या कर रहा है, छोटा पैसा कमा रहा है, कम पैसा कमा पाता है, इसलिए वो अपनी लाइफ में मिजरेबल यानी कि सेक्रीफाई करके या बहुत हर चीज़ के बारे में सोच समझ के वो डिसीजन लेते हुए अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द टू केसेस बिटवीन मोहन एंड सोहन, लाइफ पैटर्न बिकम्स अ वेरी क्लियर। दोनों की लाइफ पैटर्न को देख के ये साफ साफ क्लियर होता है। मोहन कंप्लीट हिज स्टडीज वेयर एज सोहन कुड नॉट डू सो। मोहन ने क्या किया, अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, लेकिन सोहन ने ऐसा नहीं किया। अब मोहन वॉज द फिजिकली फिट एंड हेल्दी पर्सन। अब क्या रहा, मोहन फिजिकली फिट और हेल्दी रहा, लेकिन ये भी कहता ऑन द अदर हैंड द सोहन वॉज वीक पर्सन। सोहन क्या हो गया, गरीब हो गया, और उसकी तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि उसके पास जॉब भी अच्छी नहीं थी, मोहन के पास अच्छी जॉब थी, अच्छा इनकम था, सोहन के पास जॉब अच्छी नहीं थी, डेली बेसिस लेबर के रूप में काम करता था, छोटा इनकम था, लाइफ को किसी तरीके से सर्वाइव करता था, मोहन अच्छे से सर्वाइव करता था। The countries like Japan do not have any natural resources। कंट्री जापान की अगर बात करें तो उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। They have invest in the human resources। तो वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करता है। एंड हैव बिकम द डेवलप्ड कंट्री और द रिच कंट्री। और इस तरीके से वो क्या है, एक रिच कंट्री के रूप में डेवलप्ड हो चुका है। दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल्स। उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल्स, लोगों के ऊपर खर्च किया। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन। उन्होंने किस पे, एजुकेशन फील्ड में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया और अपने लोगों को इम्प्रूव किया, उनकी इफिशियंसी लेवल को इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। और आज का टाइम अगर देखें टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जापान में, और बहुत अच्छी कंट्रीज़ है टेक्नोलॉजी के मामले, लोग उस पर बहुत ज़्यादा फिक्र। और इस तरीके से उसने जो इफिशियंसी जनरेट की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में और इफिशियंसी को, उस तरीके से उसमें जो खर्च किया गया वो धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ कहता है इट हैज़ मेड देम रिच डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और उसने ये प्रोसीजर्स ने क्या किया, जापान को रिच और डेवलप्ड कंट्री दुनिया में बना दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट or query, you should be consult to the Google Classroom. Thank you.